अक्टूबर 2025 डॉक्टर मैक्स रैम्पेल अचानक से दुनिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि हम इंसानों के डीएनए का 20% हिस्सा हमारे पूर्वज या फिर ह्यूमन स्पीशी से नहीं बल्कि शायद किसी एलियन स्पीशी से बिलोंग करता है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या डॉक्टर मैक्स पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस अजीब सी चीज को क्लेम किया है? वेल गाइस, सच तो ये है कि टाइम टू टाइम इस पूरी दुनिया के एक से बड़े एक रिसर्चर हमारे सामने कुछ ऐसी स्टडीज को रखते हुए आए हैं जिसे जानने और समझने के बाद एक बात तो काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि शायद इतिहास में हम इंसानों के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जिसकी वजह से ना सिर्फ हम दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में जल्दी इवॉल्व हुए बल्कि हमारी इंटेलिजेंस भी उनसे कई सौ गुना ज्यादा बढ़ गई। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर हम इंसानों के साथ इतिहास में ऐसा हुआ ही क्या था और क्या वास्तव में हमें इतना इंटेलिजेंट बनाने में किसी परग्रही सभ्यता का हाथ है? वेल गाइस, आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपके सामने हम इंसानों के इतिहास से जुड़े हुए अजीबोगरीब राज को खोलेगी बल्कि आज हम सबसे पहली बार इतिहास के पन्नों में जाकर हमारी हिस्ट्री और साइंस को कंपेयर करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में किसी परग्रही सभ्यता ने हम इंसानों के डीएनए के साथ कोई री इंजीनियरिंग करी थी या फिर नहीं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए विद प्रूफ एक बार फिर से सॉल्व करते हैं इस मिस्ट्री को। असल में गाइस, ये पूरा ही सिनेरियो स्टार्ट होता है साल 1970 से, जब डीएनए डबल हीलिक्स के को-फाउंडर डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने अचानक से दुनिया के सामने अपनी डायरेक्टेड पेंसपेरिया नाम की एक अजीब सी थ्योरी रखी। असल में उनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद हमारी ये लाइफ अर्थ पर स्टार्ट ना होकर किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा माइक्रोबियल फॉर्म में अर्थ पर छोड़ी गई थी। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर फ्रांसिस जैसा महान साइंटिस्ट इस बात को कह ही कैसे सकता था? असल में गाइस, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस, बात अगर प्रोबेबिलिटी की जाए तो अर्थ पर आज भी सभी कंडीशन को देखते हुए लाइफ के स्टार्ट होने के चांसेस 1 करोड़ में से सिर्फ एक ही है। और अगर फिर भी हम ये मान लें कि इस एक पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग लाइफ स्टार्ट हो भी जाती है, तब भी उसके सरवाइव करने और उसके इवॉल्व होने के चांसेस सिर्फ 0.02% ही बैठते हैं। तो ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर अगर हम ये देखें तो अर्थ पर लाइफ के स्टार्ट होने, उसके सरवाइव करने और इवॉल्व करने के चांसेस कई बिलियन चांसेस में से सिर्फ एक बार ही बैठते हैं। और इसलिए इतनी कम पॉसिबिलिटी को देखते हुए फ्रांसिस का यह मानना है कि अर्थ पर प्राचीन समय में लाइफ नेचुरली स्टार्ट हो ही नहीं सकती थी। लेकिन इस पॉइंट पर एक वैलिड क्वेश्चन खड़ा होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ये मान भी लें कि भाई अर्थ पर लाइफ के सरवाइव करने या फिर स्टार्ट होने के चांसेस कई करोड़ में से सिर्फ एक ही थे, तब भी हम इस चीज को क्यों मान रहे हैं कि अर्थ पर लाइफ की स्टार्टिंग एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा सीड करके की गई? असल में गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए डॉक्टर फ्रांसिस और उनके कलीग लेस्ली ऑर्गल ने साल 1973 में अपना एक जर्नल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर जितनी भी लिविंग स्पीशी मौजूद है, भले ही उनकी लाइफ की शुरुआत अलग अलग समय पर रही हो, उनका इतिहास और एक्सपीरियंस भी अलग अलग रहा हो, लेकिन फिर भी अगर हम उनके डीएनए के बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चर्स को देखें तो वो पूरे ही तरीके से कॉमन है। यानी कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डीएनए का जो बेसिक ट्रेंड हम इंसानों के डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलता है, वही सेम ट्रेंड हमें एनिमल, बर्ड्स या फिर छोटे छोटे माइक्रोब्स में भी देखने को मिलता है। अब अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस, ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब अर्थ पर मौजूद हर एक लाइफ को किसी एक सिंगल एडवांस स्पीशी या फिर सोर्स के द्वारा बनाया गया हो। अब देखो गाइस, क्योंकि ये स्टडी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी थी, तो इस रिसर्च के सामने आने के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स ने ह्यूमन डीएनए के ऊपर बहुत ही एडवांस लेवल पर जाकर टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद समय आया साल 2013 का और तब उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। असल में अप्रैल 2013 में कजाकिस्तान के दो रिसर्चर्स व्लादिमिर आई शेरबेक और मैक्सिम मुकुकोव ने अपना द वाओ सिग्नल ऑफ टेरेस्ट्रियल जेनेटिक कोड नाम का एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम इंसानों का 80% डीएनए तो हमारे पूर्वजों से बिलोंग करता है, लेकिन रेस्ट 20% हिस्से में ऐसे बायोलॉजिकल सुपर पैटर्न भी मौजूद है जिनके बारे में हमें भनक तक नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये अजीब सा 20% एडवांस डीएनए स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ हमें ह्यूमन डीएनए के अंदर ही देखने को मिलता है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर हमारे डीएनए के अंदर ये इंटेलिजेंस सिग्नेचर
डाला किसने? असल में गाइस इस चीज का आंसर देते हुए इन दोनों ही रिसर्चर्स ने एक बड़ी अजीब सी एक्सप्लेनेशन दुनिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी रिसर्च ये प्रूव करती है कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी लिविंग स्पीशीज मौजूद है उनके डीएनए में हमें उनका एक स्लो और एक नॉर्मल प्रोसेस पैटर्न देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि इस स्पीशी की उत्पत्ति अर्थ पर कब हुई थी, बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक एक्सपेक्ट पर ये स्पीशी कितने समय में किस स्पीड से इवॉल्व हुई है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बात अगर इनिशियल स्टेज से लेकर होमो सेपियंस तक की स्टेज की जाए तो वहां तक के डीएनए में हमें यही सेम नेचुरल पैटर्न डीएनए के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन बात अगर स्पेसिफिकली होमो सेपियंस की जाए तो वहां पर हमारे ही डीएनए में हमें काफी अजीब सी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अचानक से हमारे डीएनए में डेवलप हुई इन एबनॉर्मलिटीज ने ना सिर्फ हमारी इवोल्यूशन की स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया, बल्कि उन्होंने हमारे डीएनए में कुछ ऐसे ट्रेंड्स को भी डेवलप करना शुरू किया जो प्रैक्टिकली हमारे पूर्वजों के डीएनए में कभी भी नहीं थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आखिर होमो सेपियंस के डीएनए में अचानक से ये बदलाव क्यों हुआ, इसका कोई भी नेचुरल ट्रेंड हमें डीएनए के अंदर देखने को नहीं मिलता। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आज की डेट में हम किसी भी एनिमल को उठाकर उसके डीएनए की अगर री इंजीनियरिंग करें और आज से लगभग 100 साल के बाद दोबारा से उसके डीएनए को ट्रैक करें तो हमें ये तो पता चलेगा कि इतिहास में एक समय पर उसका डीएनए अचानक से चेंज हुआ था, लेकिन वो चेंज नॉर्मल था या फिर आर्टिफिशियल, ये हम कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। एंड दैट्स मेक एवरीवन क्यूरियस कि आखिर फिर हमारे इंसानी इतिहास में हमारे साथ ऐसा क्या ही हुआ जिसकी वजह से हमारा डीएनए इस तरीके से चेंज हुआ। वेल गाइस, सच तो ये है कि साल 2013 तक इसकी सच्चाई हमें पता नहीं थी और इसलिए इन दोनों ही रिसर्चर्स की इस स्टडी को उस समय बायोलॉजिकल सेटी का नाम दिया गया, जिसका उस समय पर मतलब ये था कि अगर हमें किसी परग्रही सभ्यता के बारे में जानना है तो हमें आउटर स्पेस में रिसर्च करने की बजाय हमारे ही डीएनए के उस 20% हिस्से पर रिसर्च करनी चाहिए। तो देखो गाइस, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फिर हम उस 20% हिस्से को कभी डिकोड कर पाए या फिर नहीं। वेल गाइस, इसका सही जवाब है जी हाँ। अक्टूबर 2025 में फाइनली हमने ये भी करके दिखा दिया। असल में दोस्तों, हमारी साइंस का बेसिक फंडामेंटल हमसे ये बोलता है कि किसी भी स्पीशी या फिर जानवर को इवॉल्व होने में कई हजार सालों का समय लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए एलिफेंट पिछले 50 मिलियन सालों से इस धरती पर मौजूद है और अभी तक भी उनकी बेसिक मेमोरी ही इवॉल्व हो पाई है। तो वहीं बात अगर डॉल्फिन्स की जाए तो वो 15 मिलियन सालों से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन अभी तक भी उनकी बेसिक लैंग्वेज को समझने की नॉलेज ही डेवलप हो पाई है। बट हियर इज अ कैच। असल में देखो, अगर आज की डेट में हम इन एनिमल्स की जीन एडिटिंग या फिर उनकी डीएनए मॉडिफिकेशन को करते हैं तो हम ना सिर्फ उनके दिमाग की पावर को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हम उनके शरीर के इवोल्यूशन की स्पीड को भी लगभग 50 गुना तक ज्यादा तेज कर सकते हैं। और देखो, आज की डेट में ये कोई उल जलूल थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली लैब के अंदर हम इस काम को करके दिखा चुके हैं। और इसलिए यहीं पर ही खड़ा होता है हम इंसानों के इतिहास से जुड़ा हुआ एक अजीब सवालिया निशान। असल में देखो, बात अगर जानवरों को छोड़कर सिर्फ इंसानों की जाए तो हम ह्यूमन बीइंग्स पिछले कुछ हजार सालों में ही स्पेस में होकर आ चुके हैं, एआई को डेवलप कर चुके हैं, न्यूक्लियर साइंस तक पहुंच चुके हैं और पता नहीं किन किन सेक्टर्स में सिर्फ हमने हमारे दिमाग की वजह से ही रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट किया है। यानी कि इन शॉर्ट, हम इंसानों का इवोल्यूशन धरती पर मौजूद बाकी के सभी एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत रैपिड स्पीड से हुआ है। इवन बात अगर चिंपैंजीज और ह्यूमन डीएनए की भी की जाए तो हम दोनों का ही डीएनए 98.8% तक मिलता जुलता है, लेकिन हम फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करे बैठे हैं कि जहां एक तरफ हम मून पर जाकर वापस आ चुके हैं तो वो बेचारे दूसरी तरफ जंगल के पेड़ों की डालों पर ही झूल रहे हैं। अब जरा इस चीज को आप खुद से ही सोचिए कि अगर हमारा डीएनए 98.8% तक मैच करता है तो प्रैक्टिकली चिंपैंजीज को एटलीस्ट इतना इंटेलिजेंट तो होना चाहिए था कि भले ही वो हार्डकोर फिजिक्स या फिर साइंस के प्रिंसिपल को ना समझ पाए, पर मोर ओवर वो अच्छे खासे लेवल पर समझदारी के काम कर सके। बट अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर पास्ट में हमारे डीएनए के साथ ऐसा कौन सा चीट कोड लगाया गया कि फिर हम अचानक से इतनी जल्दी डेवलप हो गए। और गाइस, इसी मिस्ट्री का जवाब देती है अक्टूबर 2025 में पब्लिश की गई डॉक्टर मैक्स रेम्पेल की रिपोर्ट। असल में डॉक्टर मैक्स रेम्पेल डीएनए रेजोनेंस रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर है, जिसमें रिसेंटली उन्होंने ये क्लेम किया है कि ह्यूमन डीएनए के उस 20% हिस्से में 2% सेक्टर में हमें कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी देखने को मिलते हैं
हैं जो कि सब्जेक्ट के पेरेंट्स से बिलोंग नहीं करते। यानी कि इन शॉर्ट डॉक्टर मैक्स पूरी दुनिया को ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि हम इंसानों के डीएनए में छोटी मात्रा में ही सही लेकिन ऐसे ट्रेड्स भी मौजूद हैं जो ना ही हमारे पूर्वजों से बिलोंग करते हैं और ना ही हमारे पेरेंट्स से। तो गाइज अब यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1, अगर ये चीज हमारे पूर्वजों में नहीं थी तो आखिर ये पैटर्न हमारे डीएनए में डाला किसने? और नंबर 2, इस छोटे से ही पैटर्न की वजह से हम इंसानों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? वेल गाइज, सच तो ये है कि जब इसका जवाब डॉक्टर रैम्पेल के द्वारा दिया गया तो पूरी दुनिया की साइंस कम्युनिटी लिटरली हिल गई। असल में गाइस हमारे डीएनए के अंदर कुछ ऐसे जीन्स भी पाए जाते हैं जो कि इवोल्यूशन टाइम पीरियड के दौरान हमारे पूर्वजों के डीएनए में कभी थे ही नहीं। एग्जांपल के लिए FOXP2 जीन। असल में गाइस ये जीन रेस्पॉन्सिबल होता है स्पीच और लैंग्वेज के लिए। यानी कि टेक्निकली अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आप इस चीज को सुनकर जो चीज समझ पा रहे हो, ये सारी ही चीजें इस जीन की वजह से ही हो रही हैं। अब देखो गाइस, ये जीन दूसरे एनिमल में भी होता है लेकिन वहां पर इसका स्लो वर्जन है। यानी कि आज की डेट में हम और आप जिस तरीके की कम्युनिकेशन को कर रहे हैं, बाकी के जानवरों को उस लेवल तक आने में अभी लाखों साल लग जाएंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि सिर्फ ह्यूमन डीएनए में ही पाई जाती है वो है HAR1 यानी कि ह्यूमन एक्सीलरेटेड रीजन 1। असल में ये एक 300 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जो कि सिर्फ ह्यूमंस में ही ड्रामेटिकली बहुत तेजी के साथ इवॉल्व हुआ है और यही वो बेस रीजन है जिसकी वजह से हम इंसानों का दिमाग गोरिल्ला या फिर चिंपैंजीज के कंपैरिजन में लगभग 100 गुना से भी ज्यादा तेज हुआ। बट वेट, एक चीज जो इस पूरे सिनेरियो को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो ये है दोस्तों कि जब हमारे रिसर्चर्स ने इन जीन के ऊपर डीप स्टडी करना शुरू किया तब उन्हें यह पता चला कि इन जीन के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न भी मौजूद हैं जो कि नेचुरली तो कभी डेवलप हो ही नहीं सकते थे। और ध्यान रखिएगा, यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए होमो सेपियंस से पहले हमारे पूर्वजों में ये जीन कभी भी नहीं पाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और चीज जो शायद आपको और ज्यादा चौंका दे वो है क्रोमोसोम फ्यूजन। असल में गाइस, आपने भी अपनी बायोलॉजी की क्लास में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि हम इंसानों के पास 46 क्रोमोसोम यानी कि कुल मिलाकर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब बात अगर ग्रेट एप्स यानी कि चिम्स या फिर गोरिल्लास की जाए तो उनके पास 48 क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 24 पेयर्स। तो अब सवाल तो यह है कि फिर अचानक से हमारा 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम गायब कहां हुआ? असल में गाइस, हमारी रीसेंट स्टडीज हमें यह बताती हैं कि एक समय पर हमारे डीएनए के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हमारे 2 पेयर्स की क्रोमोसोम आपस में मिलकर फ्यूजन की वजह से एक हो गए। रिजल्ट, जहां पर हमारे पास 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, आज हमारे पास सिर्फ 23 पेयर ही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसी फ्यूजन की वजह से ना सिर्फ हम इंसानों का दिमाग सडनली काफी ज्यादा बड़ा हुआ बल्कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक वैसे ही डेवलप होने लगा जैसे आज की डेट में हम और आप एक दूसरे को देखते हैं। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अगर हमें किसी भी एनिमल की डीएनए की री इंजीनियरिंग या फिर एडिटिंग करनी होती है तब भी हम इसी क्रोमोसोम फ्यूजन का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, आज की डेट में हम इंसान लैब के अंदर किसी भी एनिमल को समझदार बनाने या फिर उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं वही सेम एक्सपेरिमेंट शायद आज से लाखों साल पहले खुद हमारे ऊपर हुआ था। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई फिर आज से लाखों साल पहले ऐसी कौन सी एडवांस स्पीशीज या सिविलाइजेशन मौजूद थी जो कि उस समय हमारे डीएनए को री इंजीनियर कर सकती थी? वेल गाइज, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखो गाइज, इस पॉइंट तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद एक चीज जो शायद आपके दिमाग में भी खड़ी हुई होगी वो ये है दोस्तों कि अगर इतिहास में हम इंसानों के साथ इतनी बड़ी चीज हुई है तो यार कहीं ना कहीं तो एंशिएंट टेक्स्ट या फिर कार्विंग्स में हमें इस डीएनए री इंजीनियरिंग के प्रूफ तो देखने को जरूर मिलने चाहिए, राइट? तो क्या हमारा इतिहास भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है? वेल गाइज, उसका जवाब है शायद हाँ। तो देखो गाइस, शुरुआत करते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन से, जहां पर आज से हजारों साल पहले के टेक्स्ट में हमें अनुनाकी नाम के बींग्स का जिक्र पढ़ने को मिला, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आसमान से आए थे और जब उन्हें अपने लिए काम करने वाले वर्कर्स की जरूरत थी तो उन्होंने होमो सेपियंस को सेलेक्ट करके उनको एक इंटेलिजेंट स्पीशी बनाया। इंटरेस्टिंगली इसी से ही मिलता जुलता टेक्स्ट हमें तिब्बत में भी पढ़ने को मिलता है, जहां पर तो क्लियरली ये लिखा गया दैट दे मिक्स देयर एसेंस विद द बीइंग्स ऑफ अर्थ टू क्रिएट वर्कर्स एंड इट्स ह्यूमंस। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में वो आसमान से आए, उन्होंने अपने वर्कर्स को सेलेक्ट किया और उन्हें इंटेलिजेंट बनाया और वो वर्कर्स आगे जाकर कहलाए ह्यूमंस।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर एंशिएंट इंडियन करेक्शन की भी की जाए तो हमारे वेद और पुराण में भी मिलती जुलती बातें कही गई है, जैसे कि देवताओं ने मानव योनि बनाई। मनु, ब्रह्मा, इवन ऋषि कश्यप के डीएनए मिक्सिंग की बातें भी हमारी कहानियों में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि गाइस बाइबलिकल और अब्राहमिक टेक्स्ट में भी हमें सिमिलर सी ही चीजें पढ़ने को मिलती हैं। असल में बाइबल के जेनेसिस चैप्टर में एक अजीब लाइन मौजूद है, द सन्स ऑफ गॉड सॉ द डॉटर्स ऑफ मैन एंड टुक देम एज वाइव्स, दे वर जायंट नेफिलिम ऑन द अर्थ इन दोज डेज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग इसे इंटरप्रेट करते हैं कि कुछ हेवनली बीइंग्स यानी कि सन्स ऑफ गॉड ने ह्यूमन डीएनए के साथ री इंजीनियरिंग करके एक हाइब्रिड रेस यानी कि नेफिलिम जायंट्स को पैदा किया। तो देखो अब इस पॉइंट तक अगर आपने ये सारी ही इंफॉर्मेशन को गौर से सुना है तो यहाँ पर आपको एक सेट पैटर्न नजर आया होगा, और वो ये है दोस्तों कि बात अगर किसी भी कल्चर, कंट्री या फिर रिलीजन की जाए तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर ही हमें किसी न किसी पॉइंट पर हमारे डीएनए की री इंजीनियर होने के प्रूफ तो देखने को हर हाल में मिलते हैं। और देखो गाइस शायद यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साल 2013 में क्रेग वेंटर जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लीडर भी रहे हैं, उन्होंने ये बोला था दैट वी मे बी अ बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर एंड इवोल्यूशन माइट बी अ प्रोग्राम्ड अपग्रेड। इवन खुद हार्वर्ड के रिसर्चर्स का भी ये मानना है कि हमारे डीएनए में कुछ ऐसे नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी पाए जाते हैं जो कि एक मैसेज लाइक बिहेवियर को रखते हैं, जिसे फॉर श्योर शायद किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा री इंजीनियरिंग करके हमारे डीएनए के अंदर डाला गया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में हम सिर्फ बंदरों का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है या फिर जानबूझकर हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके हमें काफी ज्यादा एडवांस बनाया गया है, और अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो उसके पीछे का असली कारण था क्या? तो देखो गाइस यहाँ तक मैंने आपके सामने सारे ही साइंटिफिक एविडेंसेस और हमारे एंशिएंट टेक्स्ट क्या बोलते हैं वो सारे ही एविडेंसेस आपके सामने रख दिए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या हमारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है ये नेचर के थ्रू ही किया गया है या फिर किसी पॉइंट पर आर्टिफिशियली हम इंसानों के डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइज अगर आपको मेरी ये रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके की ऑथेंटिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइज अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।